हेलो हेलो एवरीवन। सो अभी वॉइस क्लियरली आ रहा है आप लोगों के सामने? हेलो, आई होप कि अभी वॉइस ओके ओके। ओके। हाँ, अभी एकदम परफेक्ट है वॉइस। तो चलिए अभी जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, कुछ माइक का इशू हो गया था। ओके। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, इरेगुलर टू रेगुलर, रैंडम एवरी टाइम। हेलो हेलो, बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। और कल बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने रेस्पॉन्स किया था और मुझे अब आज भी सेम रेस्पॉन्स चाहिए आप लोगों से, ठीक है? ओके, चलिए इसका आंसर क्या होगा। जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, इरेगुलर टू रेगुलर, ठीक है, रैंडम एवरी टाइम। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ओके, यस, इट्स ए, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे चलता है? जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। पहले क्या होता है, हमारा एज ए होल बॉडी डेवलप होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जब पैदा होता है तब क्या होता है, बच्चा पैदा होने के बाद वो अपना हर फीलिंग्स, उसको भूख लगे, उसको बुरा लगे, उसको उसको दर्द हो, वो क्या करेगा, पूरा बॉडी मूवमेंट के साथ अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए ट्राई करेगा। जब वो डेवलप होता जाएगा, जब वो बढ़ता जाएगा, तब क्या होगा, वो स्पेसिफिक कुछ चीज करेगा। भूख लगेगा तो स्पेसिफिकली पेट में हाथ देगा। फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ जाएंगे, राइट? गुड इवनिंग। सो डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे प्रोसीड होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। बाकी ये सब कुछ है ही नहीं, ऐसे करके कुछ चीज है ही नहीं। तो कभी कभी एग्जाम में ऑप्शंस खुद से बना के आपको दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए टीचर हु एंकरेज मल्टीपल आंसर फॉर ए सिंगल क्वेश्चन इज प्रोमोट रोड लर्निंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कंडीशनिंग। बोलिए। ए टीचर, ठीक है, ए टीचर हु एंकरेजेस मल्टीपल आंसर्स फॉर ए सिंगल क्वेश्चन इज प्रोमोटिंग, वो क्या प्रोमोट कर रहा है? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो थॉट प्रोसेस है, मल्टीपल चीजें है, उसको क्या कर रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है, उसको एंकरेज कर रहा है। यस, इट्स सी। चलिए नेक्स्ट क्या है, रेडीनेस फॉर लर्निंग। इसके बारे में कल भी बहुत बातें किया था हमने, ठीक है। रेडीनेस फॉर लर्निंग mainly depends on emotional maturity, cognitive maturity, physical maturity, all of the above. Readiness for learning, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, हमने थॉर्नडाइक का वो थ्योरी पढ़ा था, राइट? सो इसका आंसर क्या होगा? readiness for learning mainly depends on emotional maturity, cognitive maturity, physical maturity. Yes, it's D, right? कॉग्निटिव डोमेन आप सबको पता है क्या है, साइकोमोटर डोमेन क्या है? डोमेन्स पढ़ा था ना हमने, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या है, और एफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड है, बताइए। सॉरी, साइकोमोटर एंड एफेक्टिव, हाँ। साइकोमोटर डोमेन एंड जो ये है एफेक्टिव डोमेन किससे जुड़ा हुआ है? बोलिए। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, लेकिन ये सेपरेट एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि साइकोमोटर डोमेन और एफेक्टिव डोमेन किससे जुड़ा हुआ है। बोलिए, आ सकता है साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड टू, या फिर एफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू, क्या होगा?
तो साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेट करता है? साइकोमोटर डोमेन रिलेट करता है फिजिकल मैच्योरेशन से, फिजिकल डेवलपमेंट से। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेट करता है? इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल डेवलपमेंट से। ठीक है, हाँ कॉग्निटिव मेंटल है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग इज cerebellum, okay, cerebellum, cerebrum, medulla, hypothalamus. ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। द पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग इज, लर्निंग क्या है ये मैं डिस्क्राइब कर दूंगी आप सब लोगों को, ठीक है, लेकिन आप एक गेस लगाइए। बोलिए, इसका आंसर दीजिए, मैं डिस्क्राइब कर दूंगी इच टॉपिक आप लोगों को। बी, सेरिब्रम। वाह, आप लोगों को तो पता है सब कुछ। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम है हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, राइट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन का अगर हम डिवाइड करें, ये ब्रेन हुआ नहीं है, अगर हम डिवाइड करें इस ब्रेन का, तो एक होता है लेफ्ट ब्रेन साइड और एक होता है राइट ब्रेन साइड। जितना सारा थॉट प्रोसेस, कॉग्निटिव, जितना सारा रीजनिंग, लॉजिक, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, वो लेफ्ट ब्रेन करता है। इट्स रिलेटेड टू आवर जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग। सो लेफ्ट ब्रेन उसके लिए काम करता है। राइट ब्रेन किसके लिए काम करता है? राइट ब्रेन ओनली फॉर आवर क्रिएटिव थॉट्स। कुछ भी क्रिएटिविटी हो तब कौन काम करता है? तब काम करता है हमारा राइट ब्रेन, राइट। और सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो क्या है? रेस्पॉन्सिबल है फॉर हायर मेंटल फंक्शन, ठीक है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये रेस्पॉन्सिबल है हायर मेंटल फंक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स, ये मैंने कल भी आपको समझाया था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स पनिशमेंट, रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस, गिविंग रिवॉर्ड, इग्नोरिंग बिहेवियर। इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूव ऑफ अनप्लीजेंट, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट दो तरीके का चीजें हैं, ठीक है, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, राइट। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? कल मैंने एग्जांपल दिया था होमवर्क का। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस, ठीक है। चलिए, नहीं ये नहीं है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट एक दूसरा पार्ट है। पनिशमेंट में भी एक पॉजिटिव पनिशमेंट है और एक है नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है, वो भी एक पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट का जो एक एग्जांपल देती हूँ, जो पॉजिटिव पनिशमेंट कैसे पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ, एक बच्चा क्लास में रोज लेट करके आता है, ठीक है, रोज वो क्लास में लेट करके आता है, तो आप उसको एज ए टीचर आप उसको डांटोगे कि नहीं? एक बार होने से भी आपको उसको बोलना पड़ेगा कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, राइट। सो वो हो गया पॉजिटिव पनिशमेंट। आपने उसको डांटा लेकिन उसके भले के लिए डांटा, और इट्स ए पॉजिटिव पनिशमेंट। लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट कब होगा? कि आपके क्लासरूम में स्टूडेंट्स ने क्या किया? आपके क्लासरूम में स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जांपल होमवर्क नहीं किया, इसलिए आपने क्या किया? उनका जो प्ले टाइम है, उनका जो ब्रेक टाइम है, वो छीन लिया कि अभी तुमको खेलना नहीं है, इस ब्रेक टाइम में ही तुम ये होमवर्क करो। ये थोड़ा सा नेगेटिव पनिशमेंट है, ठीक है।
So punishment is the extra part. So negative reinforcement मतलब removal of unpleasant stimulus. Next, learning plateaus represent slow learning period, sudden improvement, continuous decline, perfect क्या है? Perfect mastery. तो लर्निंग प्लेटियस मतलब क्या है? स्लो लर्निंग पीरियड, सडन इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस डिक्लाइन, परफेक्ट मास्टरी. तो कुछ नया वर्ड मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने. सो लर्निंग प्लेटियस मतलब है बहुत टाइम प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ प्रोग्रेस ना होना, कुछ ग्रोथ ना होना, तो ये होगा स्लो लर्निंग पीरियड. ठीक है, समझ में आ गया? एसिमिले ये तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा, ये मैंने बहुत बार समझाया, कल भी मैंने समझाया था लिख के. Assimilation and accommodation are concept of Brunner, Vygotsky, Piaget, Pavlov. ये बोलिए. Assimilation and accommodation are concept of Brunner, Vygotsky, Piaget, Pavlov. क्या होगा इसका आंसर? बोलिए. और साथ ही साथ आंसर ऑप्शन लिखने के बाद ये भी बता दीजिएगा कि व्हाट इज एसिमिलेशन एंड व्हाट इज एकोमोडेशन, और इनके बीच में क्या बैठता है, इनके बीच में क्या बैठता है वो भी बता दीजिए. कल ही मैंने पढ़ाया था ये. यहाँ पे क्या होगा? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आर कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका कॉन्सेप्ट है? वाइगोस्की का नहीं है. वाइगोस्की का क्या था? वाइगोस्की का क्या था, याद कीजिए. वाइगोस्की का क्या था? वाइगोस्की ने क्या दिया था? कल मैंने पढ़ाया था. वाइगोस्की ने क्या था, ये बोलिए. और ये दिया था कि नहीं वाइगोस्की ने? इसका करेक्ट आंसर पियाजेट होगा. ठीक है, पियाजेट ने दिया था. वाइगोस्की ने क्या दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है कि नहीं? फिर स्कैफोल्डिंग, फिर मोर नॉलेजेबल अदर. यस, करेक्ट, पियाजेट. और इसके इसके बीच में क्या है जो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन को बैलेंस करता है? जो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन को बैलेंस करता है उसको क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रेशन. कल मैंने समझाया था, राइट? इक्विलिब्रेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Peer group influence is highest during childhood, adolescence, infants, adulthood. बोलिए. पीयर ग्रुप सबसे ज्यादा कब इन्फ्लुएंस करते थे, करते हैं मतलब. ठीक है, peer group influence is highest during childhood, adolescence, infancy, adulthood. कहाँ पे?
तो पीयर ग्रुप जो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करता है वो कहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, वो होगा एडोलेसेंस, क्योंकि इसी उम्र में क्या करता है पीयर फ्रेंड्स लोग जो करेगा हम भी वो करेंगे। फ्रेंड्स, हाँ करेक्ट, इट्स एडोलेसेंस। फ्रेंड्स क्या करेगा जब वो नौकरी के लिए जाएगा, मैं भी नौकरी के लिए जाऊंगी, मेरा ड्रीम कुछ और था लेकिन नहीं नहीं वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट एक बैठ जाता है कब, इस स्टेज में। चलिए नेक्स्ट, in constructivist classrooms, the teacher acts a dictator, listener, facilitator, knowledge giver. ये भी मैंने कल समझाया था constructivist का मतलब क्या है। So in constructivist classroom, the teacher act as detector, listener, facilitator, knowledge giver. बोलिए कौन सा होगा इसका आंसर? जो आंसर, अब ये कुछ इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, जो टफ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगी कि शायद आप लोग को याद नहीं है, रिमाइंडर एक चाहिए, जैसे कि जो थ्योरीज वगैरह है वो मैं एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है, लेकिन ये वन लाइन क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है। ओके, क्या होगा? सी, सी, यस, वेरी गुड, इट्स सी, फैसिलिटेटर। चलिए नेक्स्ट, a child's ability to imagine, predict, create new ideas is part of creative thinking, ठीक है। मेटाकॉग्निशन, मोटर डेवलपमेंट, मोटिवेशन, बोलिए इसका क्या होगा आंसर? A child's ability to imagine, predict, create new ideas, okay? मेटाकॉग्निशन कल मैंने समझाया था, मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है। मेटाकॉग्निशन, इसका आंसर दे लीजिए, फिर मैं मेटाकॉग्निशन और एक बार आपको बोल दूंगी क्या है। आई गेस याद भी है बहुत लोगों को। मोटर डेवलपमेंट हमको पता है, फिजिकल डेवलपमेंट, लार्ज बॉडी मसल्स जब डेवलप होता है ना, खेलना कूदना, जंप करना, दौड़ना, मोटर डेवलपमेंट में पड़ता है। मोटिवेशन हम सबको पता है, मोटिवेशन की लर्निंग के लिए मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है, राइट? ओके, मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन क्या है कि जब हम खुद के बारे में जाने, खुद का कॉग्निटिव लेवल, खुद का जो वीकनेस है, खुद को जब हम टेस्ट करते हैं, खुद के नॉलेज के बारे में, मेटा मतलब खुद, खुद के नॉलेज के बारे में जब हम जानते हैं उसको मेटाकॉग्निशन बोला जाता है। यस, द करेक्ट आंसर इज क्रिएटिव थिंकिंग, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली फोकसेस ऑन only exam, okay, only final results, all round development, marks only. Continuous comprehensive evaluation mainly focuses on only exam, only final result, all round development, marks only. इलेवन सी, यस, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? स्कैफोल्डिंग इज एसोसिएट विथ, अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर मैंने दे ही दिया था आप लोगों को, अभी बोलिए आप लोग। Scaffolding is associated with Skinner, Thorndike, Vygotsky, Bandura. क्या होगा आंसर? Skinner, Thorndike, Vygotsky, Bandura. Yes, very good. It's Vygotsky. चलिए नेक्स्ट, स्कैफोल्डिंग का मतलब याद है क्या है? मतलब याद है क्या है या फिर समझाओ फिर से? स्कैफोल्डिंग का मतलब, एक पिक्चर मैंने क्लास में दिखाया था, आप लोगों को याद है कि नहीं? एक बच्चा है जो स्विमिंग करना नहीं जानता और
ऑपोजिट में एक मम्मी है जो बच्चे को हाथ पकड़ के स्विमिंग करना सिखा रहा है। वो जो हाथ पकड़ के स्विमिंग करना सिखा रहा है, दैट बॉन्डिंग व्हिच इज स्कैफोल्डिंग। जब बच्चा सीख जाएगा तब मम्मी हाथ छोड़ देगा, है ना। तो वही है स्कैफोल्डिंग। टेम्पोररी सपोर्ट, इसका स्कैफ कहा गया, एक सेकेंड, हाँ। स्कैफोल्डिंग के यहाँ पे मीनिंग भी पूछ सकता है कभी कभी कि स्कैफोल्डिंग क्या है। तो टेम्पोररी सपोर्ट जहां पे लिखा हो, ठीक है, स्कैफोल्डिंग इज ऑल अबाउट योर टेम्पोररी सपोर्ट, तो तब वो क्या होगा, वो होगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, क्लियर। चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज इन रीडिंग इज कॉल्ड, लर्निंग डिसेबिलिटीज इन रीडिंग क्या होगा? कौन सा होगा? लर्निंग डिसेबिलिटीज इन रीडिंग। थर्टीन बी, dyslexia, yes, very good. Dysgraphia is writing, डिस्ग्राफिया इज राइटिंग। डिस्कैलकुलिया क्या है? मैथ्स करने में प्रॉब्लम होता है, नंबर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है। डिस्प्रैक्सिया कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप बोल के लिख नहीं सकते, है ना, आप कुछ देख देख के लिख नहीं सकते, आप सुन के लिख नहीं सकते, तो हैंड आई जो उसका है उसका कोऑर्डिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या है, वही है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which method best promotes critical thinking? Lecture, drill, discussion, detection. Lecture, drill, discussion, dictation. Sorry, dictation. Which method best promote critical thinking? Critical thinking कौन ज्यादा promote करता है? B नहीं, आप कौन सा आंसर बोला आपने? इसका बोला शायद ना, ओके, तो इसका B होगा। हाँ, which method बेस्ट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं फेसबुक में जब आप लाइव देखते हो तो आई गेस मैं जब बोलती हूँ 1-2 सेकंड बाद आप लोगों का वहां पे जो मैं बोलती हूँ वो दिखता है, तो आपका आंसर उस हिसाब से आता है, तो थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर हो जाता है। ड्रिल तो नहीं होगा, ड्रिल नहीं होगा। ड्रिल मतलब है एक ही चीज को बार बार रटाना, बार बार प्रैक्टिस कराना। हाँ, आप लोग सोचिए, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था ड्रिल मेथड का। क्या था वो? टेबल। जब हम टेबल याद करते हैं, 1 1 1 2 2, ठीक है, याद है, तो वो हमको याद रखना पड़ता है। अभी देखना, अभी अगर आप कुछ मैथ्स करोगे तो उसके लिए अभी कुछ लोग मतलब ऐसा होता है ना, मुंह में ही आ जाता है कुछ बात। 2 2 जा कितना है, 1 1 जा कितना है, 10 10 10 जा कितना है, तो वो मुंह में मतलब हमारा ऐसा हो गया है, प्रैक्टिस करते करते, ड्रिल करते 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 वो मतलब एज ए पोएम, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अभी वो हमने मेमोरी में फिक्स नहीं किया था कभी। इतना इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि थ्रू प्रैक्टिस वो अभी क्या हो गया कि हैबिचुअल हो गया है कुछ चीजें। तो वो है ड्रिल मेथड कि इतना प्रैक्टिस कराओ, इतना प्रैक्टिस कराओ, लाइक ए रोट मेमोराइजेशन, वो बाद में क्या हो जाता है हमारे ब्रेन में, हमारे मुंह में, मतलब ईच एंड एवरी जो ऑर्गन्स है हमारे वहां पे सेव हो जाए, राइट। सो द आंसर इज सी, डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है कि अभी देखिए, अभी चलिए हमने पेडागोजी के बारे में छोड़ दिया, अभी कुछ भी एक प्रॉब्लम, कुछ भी एक प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ भी एक वुमेन सेफ्टी हो गया, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी, है ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक टॉपिक रखा। चलिए अभी हम यहाँ पे फेसबुक में जितने सारे लोग मुझे देख रहे हो, चलिए अभी हम डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना लोग मुझे देख रहे हो ना, हर किसी के माइंड में अलग अलग थॉट्स आएगा रिगार्डिंग जो भी टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, उन लोगों का जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो खुद भी कभी कभी शॉक हो जाएंगे, अरे मेरे दिमाग में इतना मतलब कैसे आया इतना सारा बातें। तो उससे क्या होगा, डिस्कशन मेथड में हमारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, ऑटोमेटिक ब्रेन में प्रेशर पड़ेगा, तो हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा तब, तो वही डिस्कशन मेथड में यूज होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट।
द बेस्ट वे टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन पता है सबको, ठीक है, स्पेशल एग्जाम हॉल, लेवलिंग स्टूडेंट, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट क्लासरूम रूल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? द बेस्ट वे टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? नो मोर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, फिजिकल डिसेबिलिटीज, जो भी हो, है ना, जेंडर, कास्ट, बॉडी कलर, कुछ भी हो, या फिर स्पेशली जो हैंडीकैप है उनके बेसिस पे हम किसी को क्या नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। एजुकेशन के सेक्टर में सबको एक साथ लाके हम क्या करेंगे, सबको सिखाएंगे, ठीक है। सो स्पेशल एग्जाम हॉल नहीं, स्पेशल एग्जाम हॉल नहीं है इसका जो आंसर होगा वो होगा डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। क्योंकि देखिए इंक्लूसिव मतलब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि एक ही क्लासरूम में मे बी कोई कान से कम सुनता है ना, कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है, राइट, किसी को डिसलेक्सिया है, जो मैंने आपको पीडीएफ भी दिया था शायद जब क्लास हमने किया था डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया का। तो हर तरीके का स्टूडेंट आपको मिलेगा, द मेन मोटो ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो वहां पे एज ए टीचर आप सोच के देखिए आप कितना टफ काम करने जा रहे हो। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रेमेडियल टीचिंग वहां पे यूज करना पड़ेगा। सो वही है, हाँ राइट। नेक्स्ट, operant conditioning was introduced by Pavlov, Watson, Skinner, Thorndike। किसने इंट्रोड्यूस किया था operant conditioning? स्किनर, यस करेक्ट। जहां पे ही बोला था पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट का जो टॉपिक है, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, वहां पे बोला था, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग इज एम्फसाइज्ड बाय हार्वर्ड, ड्यूई, ब्रूनर, वाटसन। लर्निंग बाय डूइंग किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्या पेवलॉव? तो नहीं, पेवलॉव है ही नहीं यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग में। ऑप्शन में जो है उनमें से बोलिए, यहाँ पे तो पेवलॉव है ही नहीं। हार्वर्ड है, ड्यूई है, बर्नर है और वाटसन है। नहीं, जॉन ड्यू, जॉन ड्यू ने दिया था। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यू, चाइल्ड क्या खुद के एक्सपीरियंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यू बच्चे क्या करते हैं, खुद के एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, उससे सीखते हैं। एक्सपीरियंस, ओके, एक्टिविटी, एनवायरमेंट, उन सब से सीखते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व सॉल्विंग मैथमेटिक्स, मैनेजिंग इमोशन, रनिंग फास्ट, मेमोराइजेशन। क्या दिया आप लोगों ने? ड्यूई। ओ हाँ, अच्छे से लिख के दीजिए, ये किस हैंडराइटिंग में आपने लिख के दिया? Emotional intelligence involves solving mathematics, managing emotion, running fast, memorizing। बोलिए कौन सा होगा? Yep, it's B. Very good. Managing emotions, right? चलिए, then 19. The primary aim of child-centered education, teacher authorized, discipline only, learner authoritarian, memorization। The primary aim of child-centered education, ये इजी है, ये आपको पता है शायद। कौन सा? बी,
अच्छा इसका भी होगा, हाँ इसका क्या होगा? द प्राइमरी एम ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन teacher authority, discipline only, learner autonomy, memorization. C. Yes, very good. It's C. चलिए 20. Formative assessment is conducted at the end of the year during teaching, after final exam, before admission. Formative assessment is conducted at the end of the year during teaching, after final exam, before admission. Formative assessment कब होता है? बोलिए। B. Yes, very good. It's during. और N में क्या होता है? N में क्या होता है वो भी बता दीजिए। एट द एंड कौन सा असेसमेंट होता है? ट्वेंटी बी, हाँ एट द एंड कौन सा असेसमेंट होता है? 3 लोग ही खाली आंसर दे रहे हो शायद आप लोग ना, कौन कौन आंसर दे रहे हो? बहुत कम लोग आंसर दे रहे हो। हाँ इसका बी होगा, लेकिन एट द एंड क्या होगा? एट द एंड में कौन सा असेसमेंट होता है? सबमिटिव। यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। Which is not a principle of development. Development is predictable, development is continuous, development is sequential, development is same for all. Which is not a principle of, which is not a principle of development. बोलिए। Development is predictable, development is continuous, development is sequential, development is same for all. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेवलपमेंट इज सेम फॉर ऑल। ठीक है, और नॉट दिया ना? हाँ ठीक है, ठीक है, नॉट दिया। तो व्हिच इज नॉट, डेवलपमेंट इज सेम फॉर ऑल। चलिए 21 तो ए नहीं है, 21 ए नहीं है। डेवलपमेंट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये आई गेस पेडागोजी के एक सेशन में मैंने बोला भी था, मतलब पीवाईक्यू सेशन में, एमसीक्यू सेशन में डेवलपमेंट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा है जो बहुत उसका वॉइस बहुत अच्छा है, ठीक है, 5-6 साल में ही वो बहुत अच्छा हाई पिच में गा सकता है, ट्यून मिला सकता है, बहुत अच्छा कुछ कुछ ऐसा भी बच्चा है जो 3-4 साल में बहुत अच्छा तबला बजा लेता है, गिटार बजा लेता है। तो उसे देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये बच्चा बड़ा होके बहुत अच्छा गिटार बजाएगा या फिर तबला बजाएगा, गाना गाएगा। तो डेवलपमेंट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन ग्रामर इज मेमोराइज्ड, प्रैक्टिस इज अवॉइड, use of language is encouraged, only written work is done. Language learning becomes effective, कब effective होगा? Use of language is encouraged, ठीक है, जब encourage किया जाए। Next, moral development theory was given by Roger Erickson, Kohlberg, Bandura. मोरल डेवलपमेंट के ऊपर किसने दिया था? 4 स्टेजेस दिया था उन्होंने, नाम बताऊंगी, ठीक है। 4 स्टेजेस का क्लास मैंने बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली किया था, वो आप देख लीजिएगा। यस, इट्स कोहलबर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
Which factor affects learning the most? Motivation, punishment, competition, memorization. Which factor affects learning the most? Which factor affects learning the most? Motivation, punishment, competition, memorization. सो इसका जो आंसर होगा वो होगा मोटिवेशन. ठीक है. नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू हैंडल स्लो लर्नर्स, इंसल्ट देम, गिव एक्स्ट्रा वर्कशॉप, प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग, इग्नोर देम. तो इसका आंसर होगा प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग. रेमेडियल टीचिंग, ठीक है. रेमेडियल टीचिंग का मतलब जब भी हमको, देखिए हमारा जब तबीयत खराब होता है, घर के मम्मी पापा या फिर डॉक्टर कुछ रेमेडी प्रोवाइड करते हैं ना, या फिर आप लोग जब एस्ट्रोटॉक में जाते हो, कुछ भी एस्ट्रोलॉजर से आप लोग बातें वगैरह करते हो, तब आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, है ना. सो टीचिंग में भी कुछ रेमेडीज है. कोई स्लो लर्नर है, उसके लिए कैसा रेमेडी होगा, है ना. तो इस तरीके से क्या होगा, रेमेडियल टीचिंग काम करता है. चलिए नेक्स्ट, socialization primarily begins from school, media, family, friends. Socialization primarily begins from, हाँ एक चीज है, हाँ यहाँ पे बोल देती हूँ. सोशलाइजेशन एक्टिव एंड पैसिव, दो तरीके के एजेंट्स है. एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन मैंने पढ़ाया था. ठीक है. तो सोशलाइजेशन प्रोसेस में एक्टिव एंड पैसिव दो तरीके के होते हैं. एक्टिव में तो फैमिली आ जाता है. जो एक्टिव में कौन आता है, जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड हो, डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली. ठीक है, वो है एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. पैसिव कौन है, जो आपसे उतना, जैसे कि मीडिया हो गया, है ना, स्कूल हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब पैसिव में आएगा. तो सोशलाइजेशन प्राइमरीली बिगिंस, प्राइमरी सोर्स ऑफ कौन है, फर्स्ट कहां से होता है, इट्स फैमिली, राइट. और एक्टिव पैसिव ये दो वर्ड भी यूज किया जा सकता है, प्राइमरी को छोड़ के. एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस. नेक्स्ट, टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए चाइल्ड लीड्स टू पेगमेलियन इफेक्ट, हालो इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. तो इसका जो इफेक्ट होगा वो होगा पेगमेलियन इफेक्ट. ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या होता है, टीचर हाई एक्सपेक्ट करता है. टीचर जो है यहाँ पे स्टूडेंट से हाई एक्सपेक्टेशन करता है. ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशन करता है और हाई रिजल्ट लाता है. लो एक्सपेक्टेशन करता है तो लो एक्सपेक्टेशन फॉर लो रिजल्ट. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक क्लास में, सपोज एक क्लास में, हाँ क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चा ऐसा भी होता है कि वो लोग पढ़ाई में 50-50 है, उतना कभी कभी अच्छा रिजल्ट करता है, कभी कभी बुरा रिजल्ट करता है. तो टीचर का एक्सपेक्टेशन उन लोगों से थोड़ा लो हो जाता है. ये मैट्रिक में या फिर हाई सेकेंडरी में, 11-12 में क्या ही रिजल्ट करेगा, 10 या फिर 12 में ना. तो अगर उसको थोड़ा अच्छे से गाइड किया जाए, क्या पता वो अच्छे से लेटर मार्क लेके पास हो. तो एक्सपेक्टेशन ही उससे लो किया जाता है, राइट. चलिए, a democratic classroom encourage fear, participation, punishment, silence. इसके बाद और दो क्वेश्चन है, उसके बाद 2-3 मिनट बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम एंकरेज फियर, पार्टिसिपेशन, पनिशमेंट, साइलेंट. तो इसका जो आंसर होगा पार्टिसिपेशन, राइट. नेक्स्ट, प्लेवे मेथड इज बेस्ट प्राइमरी लेवल, हायर सेकेंडरी, पीजीटी, एडल्ट एजुकेशन. प्लेवे मेथड किसके लिए सबसे अच्छा है. तो प्लेवे मेथड सबसे अच्छा है प्राइमरी लेवल बच्चों के लिए. ठीक है.
बच्चों के लिए बहुत अच्छा है प्ले वे मेथड। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड रिपीटिंग a behavior seen in adult shows habitual, observation learning, maturation, conditioning. फियर नहीं है, पार्टिसिपेशन होगा वो। ए चाइल्ड रिपीटिंग ए बिहेवियर सीन इन एडल्ट शोज हैबिचुअल, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मैचुरेशन एंड कंडीशन। तो इसका आंसर होगा ऑब्जर्वेशन, कि बच्चा क्या करता है। सपोज कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मम्मी लिपस्टिक लगा रही है, उसको देख के बच्चा भी लिपस्टिक लगा रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जर्व करके सीखने वाला बात है, तो वो है क्या, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक है, तो आज का जो पेडागोजी का 30 क्वेश्चन एमसीक्यू हमने डिस्कशन किया। ओके, मंडे को फिर से मिलेंगे और अभी थोड़ी देर बाद हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का एमसीक्यू। ठीक है, सो बने रहिए।